yesterday I have given you introduction of the chapter. ठीक है, इसमें हमने क्या कवर किया था? सबसे पहले हमने कवर किया importance of some ports like Bombay and Calcutta. The importance of these ports were for Britishers, so that's why the importance of Surat decline. सूरत की वैल्यू डिक्लाइन हो गई. ठीक है. सेकंड, आई हैव डिस्कस विद यू इंडस्ट्रियलाइजेशन. सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन बेचे कौन से कॉन्टिनेंट में आया? यूरोप. और यूरोप के बाद ब्रिटेन. मींस यूरोप में कौन सी कंट्री है? ब्रिटेन. ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस ही कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? ब्रिटेन में. क्या होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन? सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज ऑन लार्ज स्केल. ठीक है. फिर हमने कनेक्शन बताना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का कनेक्शन कॉलोनाइजेशन के साथ क्या है. ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज बनी, उन इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए था, दैट्स व्हाई दे टर्न टू इंडिया एंड इंडिया बिकेम अ मार्केट फॉर रॉ मटेरियल एज वेल एज फॉर गुड्स. इंडिया से रॉ कॉटन इंग्लैंड जाता था, वहां पे रॉ कॉटन से थ्रेड बनता था, थ्रेड से टेक्सटाइल बनता था, टेक्सटाइल से रेडीमेड गारमेंट्स बनते थे. वो रेडीमेड गारमेंट्स इंडिया में आते थे एट हाई रेट. इट मींस लॉस किसको हुआ? इंडियन वीवर्स और फैक्ट्री ऑनर्स. तो ये स्टोरी जो है ये लॉस की स्टोरी है कि ब्रिटिशर्स के आने से हमारी कंट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को लॉस हो. फिर हमने स्टार्ट किया, हमने हिस्ट्री से स्टार्ट किया था इंडियन टेक्सटाइल की इंपॉर्टेंस. मैंने आपको ये बताया था बच्चे कि इंडियन टेक्सटाइल की इंपॉर्टेंस जो थी, हमारी कंट्री से कॉटन टेक्सटाइल कौन लेकर गए? अरब मर्चेंट्स. अरब मर्चेंट्स कहाँ पर लेके गए? मौजूल. मौजूल का मॉडर्न नेम क्या है? इराक. और उन्होंने हमारे कॉटन टेक्सटाइल को क्या नाम दिया? मसलिन. और हमारे कॉटन टेक्सटाइल को वहां पे यूरोपियंस ने देखा और यूरोपियंस अपनी कंट्रीज में लेकर गए. जब हम यूरोपियंस की बात करते हैं ना, तो यूरोपियंस में बहुत सी कम्युनिटीज आती हैं, नेशनैलिटीज आती हैं. फॉर एग्जाम्पल डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज, ब्रिटिशर्स, स्पेनिश. लेकिन उन सब में से सबसे इंटेलिजेंट एंड पावरफुल कौन थे? ब्रिटिशर्स. और ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इंडिया को कैप्चर किया एंड दे मेड अस कॉलोनाइज. हमें उन्होंने कॉलोनाइज किया, कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ. लेकिन साइड बाय साइड हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स के अलावा और भी सेलर्स और भी ट्रेडर्स आते थे. तो सबसे पहले हमारी कंट्री में कौन आए जिन्होंने फर्स्ट सी रूट डिस्कवर किया? पोर्टुगीज. पोर्टुगीज ब्रिटेन नेशनैलिटी का नाम है, जैसे चाइना चाइनीज, इंडिया इंडियन, ऐसे ही पुर्तगाल पोर्टुगीज. पोर्टुगीज तो मैंने आपको नेशनैलिटी बताई है, लेकिन उसमें से अगर पर्सन का नाम आपने याद रखना है तो वास्को डी गामा. वास्को डी गामा हमारी कंट्री में आए. और आपको पता है पोर्टुगीज सबसे पहले हमारी कंट्री में कहाँ पे आए थे? केरला. कौन सी स्टेट में आए? केरला, क्योंकि केरला एक कोस्टल स्टेट है. और केरला में प्लेस का नाम क्या है? कालीकट. CALICUT. कालीकट भी कहते हैं, कैलीकट भी कहते हैं. हाँ, बाय सी रूट, बाय सी रूट आए थे. वो केरला में आए, केरला के स्पाइसेस अपने साथ लेकर गए, कॉटन टेक्सटाइल लेकर गए. और जब ये यूरोपियन मार्केट में इसको सप्लाई किया, इसको बेचा, तब यूरोपियन दे वर यू कैन से हमारे इन प्रोडक्ट्स की, यानी कि स्पाइसेस की, टेक्सटाइल की, वहां पे इतनी डिमांड हुई कि मैनी यूरोपियंस साइड बाय साइड अदर देन पोर्टुगीज, फ्रेंच, स्पेनिश, ब्रिटिशर्स, दे स्टार्टेड कमिंग इन आवर कंट्री फॉर ट्रेड. ब्रिटिशर्स आए तो थे हमारी कंट्री में ट्रेड करने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया? इसको पॉलिटिकली कैप्चर कर लिया. यहाँ तक मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि हमारी कंट्री की स्टोरी जो है वो इंडियन टेक्सटाइल की स्टोरी. अब इसके बाद बच्चे हम डिस्कस करेंगे कि हमारी कॉटन टेक्सटाइल के जो अलग अलग नेम, कौन कौन से नेम बहुत फेमस थे, और कॉटन टेक्सटाइल के एरियाज कि हमारे, एक तो ये याद रखना है आपने, टेक्सटाइल का नेम अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम होता है. जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. टाई एंड डाई. टाई एंड डाई जैसे आपने गुजरात में देखा है, ओढ़नी होती है, बांधनी होती है, उसका बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल होता है. वो भी कॉटन का क्लॉथ होता है. उसमें क्या होता है? टाई एंड डाई में क्या होता है? पूरा एक व्हाइट कलर का दुपट्टा होता है और उसको क्या करते हैं? थ्रेड से अलग अलग बांध देते हैं. फिर उसको अलग अलग कलर में डिप करते हैं और बाद में जब उसको ओपन किया जाता है, थ्रेड को ओपन किया जाता है, तो उसमें क्या होता है? छोटे छोटे ब्लॉक्स अलग अलग कलर्स के हो जाते हैं. ऐसी टाई एंड डाई सिर्फ इंडिया में ही होती थी, बांधनी स्टाइल जिसको बोलते हैं. तो ये आर्ट यूरोप में बहुत फेमस हुआ और बहुत से यूरोपियंस ये कॉटन टेक्सटाइल और ये आर्ट जो है वो अपने साथ लेकर गए. तो
तो बच्चे आपके सिलेबस में इस चैप्टर में कुछ डिफरेंट नेम्स हैं, वो आपने नेम याद रखने, क्योंकि हमें अपनी इंडिया के कस्टम एंड ट्रेडिशंस के साथ साथ हमें अपनी इंडिया की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि हमारे इंडिया का जो वर्क है वो यूरोपियन मार्केट में कैसे फेमस है। तो आपने कुछ नेम्स अब याद रखने। सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल, पटोला, पटोला वीविंग, ये कुछ नेम है बेटा, क्योंकि हम चैप्टर वीवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो हमने वीविंग का स्टाइल, हमें वीविंग का स्टाइल पता करना है कि ये स्टाइल क्या था। नंबर 1 पटोला वीविंग, पटोला ये वीविंग का स्टाइल है, कपड़े बुनने का एक स्टाइल होता था, इसको पटोला वर्कर्स जो थे वो इस तरह का जो है वो वीविंग करते थे, पटोला वीविंग। ये मेन कहाँ पे फेमस थी, आपने उन प्लेस का नेम बताना है। सूरत, अहमदाबाद, सूरत एंड अहमदाबाद, ठीक है, सूरत एंड अहमदाबाद। और बच्चे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब पोर्तुगीज हमारी कंट्री में आए, केरला में कैलीकट कोट, और इसी से ही नाम जो है वो हमारी कॉटन टेक्सटाइल का नाम क्या पड़ा, कैलिको। कैली वर्ड जो है वो कैलीकट, को मीन्स कॉटन। तो हमारे इंडिया कॉटन टेक्सटाइल जो था, हमारे इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को क्या बोलते थे, वो कैलिको। कैलिको क्यों, क्योंकि सबसे पहले वो कहाँ पे लैंड किया उन्होंने, कैलीकट और कॉटन। तो ये हमने ये बताना है कि हमारे इंडियन जो कॉटन टेक्सटाइल था उसको क्या बोलते थे, वो कैलिको। अब कॉटन टेक्सटाइल में भी बेटा अलग अलग टाइप्स थी। नंबर 1 पटोला, ये वीविंग होती थी, कपड़े बुनने का स्टाइल होता था। आपने जस्ट नेम याद रखना है और सिटीज का नाम बताना है। 2 सिटीज बहुत फेमस थी, सूरत एंड अहमदाबाद, ठीक है। सेकेंड इज जामदानी, ये भी बेटा वीविंग का स्टाइल होता था, जामदानी, जामदानी वीविंग। ये मलमल के कपड़े के ऊपर करते थे, मसलिन, मलमल का कपड़ा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, फाइन मसलिन। ये क्यों फेमस था, क्योंकि इसके ऊपर व्हाइट कलर के पर्ल्स, जिसे मोती कहते हैं, उनके साथ जो है एम्ब्रॉयडरी की जाती थी, जामदानी वर्क। जामदानी वर्क का मतलब क्या होता है, दुपट्टा पे या साड़ीज पे या कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर व्हाइट मोती जो होते हैं, छोटे छोटे मोती होते हैं ना, बीड्स, उनके साथ एम्ब्रॉयडरी की जाती थी वीविंग के साथ। सो दैट्स व्हाई इट वाज वेरी फेमस। और जब ये यूरोप में ये वर्क गया तो यूरोप की क्वीन और यूरोप के जो जितने भी वहां के नॉबल्स, जो उनकी वाइफ्स थी या जो रिच पर्सन थे, उन्होंने इस वर्क को बहुत लाइक किया और इसकी ग्रेट डिमांड थी यूरोपियन मार्केट में, जामदानी वर्क। और ये स्पेशली इसका कलर कौन सा होता था, ग्रे एंड व्हाइट, बहुत पॉपुलर हुआ जामदानी वर्क। आपको पता होना चाहिए, एक नंबर 1 पटोला वीविंग, सूरत एंड अहमदाबाद। सेकंड हमारी इंडिया की कॉटन टेक्सटाइल का सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, जामदानी वर्क। वर्क मतलब क्या है, व्हाइट मोती से इसके ऊपर वर्क किया जाता था, ग्रे और व्हाइट, स्पेशली ग्रे और व्हाइट था। एरियाज के नाम लिखो, एरियाज कहाँ पे थे, ढाका इन बंगाल, ढाका, DHK, वर्क वर्क, ढाका, हाँ जी, एरियाज बता रही हूँ बच्चे मैं आपको, ढाका इन बंगाल एंड लखनऊ, ढाका इन बंगाल एंड लखनऊ, ठीक है। थर्ड छींट, इंग्लिश में बोले तो चेंट बोलते हैं, लेकिन हिंदी में हम बोलेंगे तो छींट, छींट वर्क था ये फेमस। पहले एरियाज लिखो, कौन कौन से एरियाज थे इसके, मसौलीपट्टनम, मसौलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश, MAUSAULIPATTAM, मसौलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश। ये फेमस क्यों था, छींट क्या कहते थे, छींट मतलब पता क्या, फ्लोरल डिजाइन, छींट का मतलब क्या, फ्लोरल डिजाइन, यानी कि ये ऐसा टेक्सटाइल था जिसमें छोटे छोटे फ्लावर्स के डिजाइन बहुत फेमस हुए उस टाइम पीरियड में। ये हमारे इंडिया से यूरोप में इसकी बहुत डिमांड थी, छींट, CHINTZ, छींट। अब नंबर 1 पटोला वीविंग का नाम, जामदानी, जामदानी किससे एसोसिएटेड है, व्हाइट मोती, ग्रे एंड व्हाइट कलर। देन छींट, छींट का मतलब क्या है, फ्लोरल डिजाइन, छोटे छोटे फ्लावर्स वीविंग में जो है वो किए जाते थे, जिससे कि यूरोप में ये बहुत फेमस हुआ, लोगों ने हमारे इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल को बहुत जो है उसको
नेक्स्ट, वैसे तो इसको बोलते हैं फोर्थ, जो आप लिखोगे फोर्थ की स्पेलिंग ध्यान से नोट करो, COSSAES, कॉसेस, COSSAES। हिंदी में इसको बोलते हैं खासा, COSSAES, कॉसेस, हिंदी में बोलते हैं खासा। ये भी एक वीविंग का स्टाइल था। ये ऑल ओवर इंडिया था, ऑल ओवर इंडिया का मतलब अलग अलग पार्ट्स में था, लेकिन कुछ स्पेशल एरियाज थे। अब स्पेशल एरियाज हमने बताने हैं। बांधना, नंबर 5, बांधना। बांधनी क्या होती है? गुजरात का फेमस स्टाइल है ये। आपने देखा गुजरात के जो लहंगा चोलीज हैं नवरात्रा में जो यूज करते हैं, उस पर डिफरेंट कलर का जो है वो वर्क होता है, या प्रिंटेड जो है कलर, बहुत डार्क कलर होते हैं उसके, डार्क ब्लू, डार्क रेड, डार्क ब्लैक कलर, उसके ऊपर छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बांधना। बांधना का मतलब बांधनी, बांधनी मतलब उसको बांधा जाता है, फिर उसको टाई एंड डाई किया जाता है, और उसके बाद जब उसको ओपन किया जाता है तो उस फ्लावर जो कपड़ा होता है उसके ऊपर अलग अलग डिजाइन बन जाते हैं, बांधनी। सो नेक्स्ट लिखो, बांधना, BANDANNA, बांधना। नेक्स्ट है बांधना। ये क्या था? गुजरात में इसको ओढ़नी कहते हैं, दुपट्टा। बांधना, बांधना स्टाइल ओढ़नी, ये स्पेशली ओढ़नी के ऊपर होता था, दुपट्टे के ऊपर होता था। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? प्रिंटेड स्कार्फ। राइट डाउन, बांधना मतलब प्रिंटेड स्कार्फ फॉर नेक। यूरोपियन इसको बोलते थे प्रिंटेड स्कार्फ फॉर नेक। इंडिया में इसको क्या बोलते हैं? गुजरात में ओढ़नी, ओढ़नी। और पंजाब में क्या बोलते हैं? पंजाब में क्या बोलते हैं? दुपट्टा, दुपट्टा। तो ये जो मेन वर्क था, ये कॉटन टेक्सटाइल का जो मेन वर्क था, ये ओढ़नी, दुपट्टास या लहंगास जो है उस पे किया जाता था। गुजरात में बांधना, बांधनी। स्पेशली ये जो है, वैसे ये प्रिंट कौन सा था? टाई एंड डाई। इसमें टाई एंड डाई किया जाता है। टाई एंड डाई का मतलब पहले टाई किया जाता है, उसको थ्रेड से बांधा जाता है, फिर उसको टाई किया जाता है, फिर जब उसको ओपन किया जाता है जो प्रिंट निकलता है उसको बोलते हैं बांधनी स्टाइल। ये देखो बेटा, आपकी बुक में ये वाला जो स्टाइल है ना, ये बांधनी स्टाइल। ये देखो, आपने ऐसे बहुत से प्रिंट देखे होंगे, यू कैन सी दिस काइंड ऑफ प्रिंट्स, बांधनी स्टाइल। क्लियर? बांधनी स्टाइल। Some pictures are giving in their books and some are not, so you have to remember the name. बांधनी स्टाइल था, ठीक है? हाँ, सारे कॉटन के प्रिंट है बेटा ये, और स्पेशली ये राजस्थान एंड गुजरात की जो लेडीज है उनमें बहुत फेमस था। राजस्थान एंड गुजरात, आज भी अगर आप राजस्थान एंड गुजरात जाते हो तो वहां पे ये प्रिंट जो है, स्पेशली लोग ऐसे सूट्स वहां से लेकर आते हैं, साड़ीज वगैरह, है ना? राजस्थान में सपोज आपने एक सीरियल आता है, वो कौन सा है? हाँ, तारक मेहता, उसमें वो स्पेशली लेडीज ऐसे प्रिंट पहनती है ना, बांधनी स्टाइल। राजस्थान एंड गुजरात, ये फेमस एरियाज कौन से थे? राजस्थान एंड गुजरात, टाई एंड डाई, ठीक है? इसके अलावा ये तो मैंने स्पेसिफाई आपको एरियाज बताए हैं। अदर देन दिस, हमारे इंडिया की मेन मार्केट्स और कहाँ पे थी? कासिम बाजार, राइट डाउन, कासिम बाजार, पटना, कासिम बाजार, पटना, कैलकाटा, ओडिशा। ये फेमस एरियाज आप याद रखो, फेमस एरियाज कासिम बाजार, पटना, कैलकाटा एंड ओडिशा। आई थिंक अब आपको कॉटन टेक्सटाइल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि हमारा इंडिया उस टाइम में किस किस चीज में फेमस था। नेम जरूर याद रखने आपने। नंबर 1 पटोला वीविंग, नंबर 2 जामदानी वॉज एसोसिएटेड विद व्हाइट मोती वर्क, ग्रे एंड व्हाइट कलर। चींट वॉज एसोसिएटेड विद फ्लोरल डिजाइन, फ्लोरल डिजाइन होते थे कपड़े के ऊपर। देन खासा वर्क वॉज वेरी फेमस। देन बांधनी स्टाइल, टाई एंड डाई स्टाइल बहुत फेमस था। गुजरात एंड राजस्थान में ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ। आज भी अगर आप कभी भी गुजरात या राजस्थान जाते हो ना, तो वहां से गिफ्ट जरूर लेकर आते हो इनकी, है ना? तो ऐसे प्रिंट्स के गिफ्ट्स वहां पे बहुत फेमस होते हैं, ठीक है? तो ये सारा था हमारा टेक्सटाइल के बारे में इंफॉर्मेशन। अब इंडिया में ही आपने टोटल लिखना है इंडिया के बारे में। अब आ जाओ नेक्स्ट, इंडिया टेक्सटाइल, इंडियाज टेक्सटाइल इन यूरोप, इंडियाज टेक्सटाइल इन यूरोप। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पेज नंबर 83,
I have discussed with you page number 80, 81, 82 prints we have discussed. ठीक है. Now Indian textile in European market. Yes. Now next is Indian textile in European market. तो ये पूरा पैराग्राफ है. इस पैराग्राफ के बारे में आपने शॉर्ट पॉइंट साइड बाय साइड आपने अच्छी तरह से सुनने हैं. तो क्या है ये पैराग्राफ? इट इज अ स्टोरी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट. अब सबसे पहले बेटा इसको बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझाती हूँ. जब हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे ना, गोल्डन स्पैरो कहते थे, जब हमारे इंडिया की इन टेक्सटाइल की डिमांड फॉरेन कंट्रीज में थी, फिर एक ऐसा टाइम आया, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, ब्रिटेन की अपनी इंडस्ट्रीज बन गई. अब आप खुद सोचो कि जब ब्रिटेन की अपनी इंडस्ट्रीज बन गई, क्या ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रियल्स जो थे या फैक्ट्री ओनर्स थे, वो हमारे इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को वहां पे ग्रो करने देंगे? क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? बैन. अब हमने ये पढ़ना है कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अब हमने वो टाइम लेना है 50 इयर्स के बाद, 100 इयर्स के बाद, जब ब्रिटेन की अपनी इंडस्ट्रीज बन गई. अब उनको इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल नहीं चाहिए था, क्योंकि अब उनके पास अपनी इंडस्ट्रीज थी. तो अब उन्होंने क्या किया? दे प्रेशराइज्ड ऑन देयर गवर्नमेंट टू पुट बैन ऑन दीज आइटम्स. तो दे वर वेरी सेल्फिश. पहले तो हमारे इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड जो है वो यूरोपियन मार्केट में उन्होंने बढ़ाई, मनी अर्न किया. फिर जब उनकी अपनी कंट्री में इंडस्ट्रीज खुलनी शुरू हो गई, उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे अपनी कंट्री की गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि वो इन जो टेक्सटाइल आइटम्स है इनके ऊपर क्या करते? बैन कर. और इस तरह से जो नया एक्ट बना, इस एक्ट को क्या बोलते हैं? कैलिको एक्ट. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? कैलिको एक्ट बना दिया, और जिससे कि हमारी आइटम जो थी इनको ब्रिटेन में बैन कर दिया. अब हमने वो स्टोरी पढ़नी है कि किस तरह से हमारे इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को लॉस हुआ. सबसे पहले नंबर 1 टाइम पीरियड हम स्टार्ट करेंगे 18th सेंचुरी. नियर अबाउट 18th सेंचुरी, wool and silk makers of England, near about 18th century, wool and silk makers of England, they protested. उन्होंने प्रोटेस्ट किया. In 18th century, wool and silk makers of England, they protested against Indian cotton textile. पहले इस लाइन को समझो, क्यों प्रोटेस्ट किया उन्होंने? टाइम पीरियड कौन सा? 18th सेंचुरी. किसने प्रोटेस्ट किया? जो ब्रिटिशर्स थे, जो वूल का काम करते थे, सिल्क मेकर्स थे, कॉटन टेक्सटाइल मेकर्स थे. ठीक है. दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडियन टेक्सटाइल. अब उनको इंडिया का टेक्सटाइल जो है उससे उनको कंपटीशन होने लगा. वो खुद अपना जो है वो टेक्सटाइल प्रिपेयर कर रहे थे. ठीक है, इतना क्लियर हो गया? टेक्सटाइल. देन सेकेंड, नियर अबाउट 1720. अब आपने एक इंपॉर्टेंट ईयर याद रखना है. नियर अबाउट 1720, ब्रिटिश गवर्नमेंट पुट बैन on using of चींट इन इंग्लैंड. इसको बैन कर दिया. ब्रिटिश गवर्नमेंट पुट बैन ऑन यूजिंग चींट इन इंग्लैंड. इसको बैन कर दिया, चींट को बैन कर दिया. And this act was known as Calico Act. This act was known as Calico Act. Clear? फिर से, in 18th century, wool and silk makers of England, they protested against Indian cotton textile. तो ये स्टोरी क्या है कि जब 18th सेंचुरी के नियर अबाउट ब्रिटिशर्स जो थे, जो वूल का काम करते थे, सिल्क बनाते थे, कॉटन टेक्सटाइल में जो थे, जिनकी अपनी अपनी फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट को क्या किया? प्रेशराइज किया कि वो क्या कर दे? इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को बैन कर. और उनकी गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उनकी बात मानकर चीन की एंट्री बैन कर दी. यानी कि अब हमारे इंडिया के जो चीन की डिमांड इंग्लैंड में कम हो गई, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया? एक नया एक्ट बना दिया. इस एक्ट को क्या नाम दिया? क्या नेम दिया? कैलिको एक्ट. तो 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट वाज कैलिको एक्ट? Yes,
British government put ban on the entry of chint in England, and this act came to be known as Calico Act. 2 points question. Why this chint was banned? Yes, because in Britain, many people like wool and silk and cotton textile makers, they protested against the entry of this. They pressurized their government, and that's why British government they put ban on this, and this act to be known as Calico Act. यहाँ तक clear है? ठीक है, आगे इसके बाद now third, why they did this? Because English producers, यानी कि जो इंग्लिश प्रोड्यूसर्स थे, दे वांटेड प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, वो चाहते थे अपना बिजनेस प्रोटेक्ट करना, ताकि उनको इंडिया से आने वाला छींट या इंडिया से आने वाली कॉटन टेक्सटाइल के साथ कंपटीशन फेस ना करना पड़े. नेक्स्ट इज इंग्लिश प्रोड्यूसर्स, दे वांटेड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इन देयर मार्केट. वो चाहते थे कि इंडिया से आने वाला कॉटन टेक्सटाइल बैन हो जाए, ताकि वो अपनी मार्केट को कैप्चर कर लें, प्रॉफिट सारा उनके पास ही जाए. यानी कि ब्रिटेन के लोग सिर्फ ब्रिटेन में बने हुए कपड़े को खरीदें, ना कि इंडिया के बने हुए कपड़े को. यहाँ पे क्लियर हो गया ये? ठीक है. उन्होंने ऐसा क्यों करवाया? बिकॉज दे नीडेड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी. नेक्स्ट, इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कुछ नई इन्वेंशंस भी की, जिन इन्वेंशंस के कारण हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस बहुत जल्दी आया और वो हम इंडियन से आगे निकल गए. कैसे आगे निकल गए? क्योंकि उन्होंने कुछ इन्वेंशंस की, जिन इन्वेंशंस के कारण वीविंग का काम जल्दी होना शुरू हो, स्पिनिंग का काम जल्दी होना शुरू. तो आगे लिखो 1764, ये इंपॉर्टेंट ईयर है, इसको याद करो बच्चे. 1764 स्पिनिंग जेनी, ये एक मशीन थी, स्पिनिंग के लिए यूज की जाती थी. स्पिनिंग जेनी, ये किसी गर्ल का नेम नहीं है, किसका नेम है? डिवाइस का नेम है, मशीन का नेम है. क्या नेम था? स्पिनिंग जेनी. हाँ, कौन से ईयर में इसको इन्वेंट किया? 1764. किस पर्सन ने? पर्सन का नाम जॉन के, JOHN, जॉन के, KAYE. 1 mark question. Who discovered spinning jenny? John Kay. In which year? 1764. क्या थी? What was the spinning jenny? This was a machine or device to be used for spinning the thread. थ्रेड को स्पिन करने के लिए इसको यूज किया गया. देन अब ये स्पिनिंग जेनी क्या थी? ठीक है, इसकी स्टोरी क्या है? 10th में आप जाकर ना इसकी डिटेल में स्टोरी पढ़ोगे. बेटा आप लिसन, आपने महात्मा गांधी जी की पिक्चर्स में ना उनको खादी बनाते देखा होगा, थ्रेड बनाते देखा होगा. चरखा क्या होता है? चरखा एक ऐसी डिवाइस है जिसपे कॉटन का एक बेल होता है, एक साइड पे कॉटन का बेल लगा दिया जाता है, एक व्हील होता है, व्हील को घुमाते हैं. बच्चे जैसे जैसे व्हील को घुमाते हैं ना, जो कॉटन बेल होता है ना, कॉटन का रोल होता है, उस कॉटन से अपने आप थ्रेड बनता है और उस व्हील के ऊपर क्या होता है? रोटेट होता है. और साथ साथ ही साइड पे एक स्पिंडल लगा होता है, जो थ्रेड बन रहा है वो थ्रेड साथ साथ उस स्पिंडल पे रोटेट हो. इसका मतलब उस चरखे को सिर्फ एक पर्सन चलाता था चरखा, और एक टाइम पे सिर्फ एक रोल बनता था. कितना टाइम लगता था? एक कॉटन बेल से पहले थ्रेड बनता था, थ्रेड से फिर क्या बनता था? रोल, और उसके बाद उस रोल से फिर कपड़ा बनाया जाता था. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते थे? स्पिनिंग. स्पिनिंग किस पे होती थी? चरखा पे होती थी. लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे, दे वर वेरी इंटेलिजेंट. दे इन्वेंटेड अ डिवाइस दैट वाज कॉल्ड स्पिनिंग जेनी. ये जो स्पिनिंग जेनी थी ना, एट ए टाइम 100 स्पिंडल बनते थे इसमें. व्हील एक ही होता था, और ये सपोज एक जैसे एक फोल्डिंग बेड होता है ना, फोल्डिंग बेड की तरह ये डिवाइस होती थी. व्हील एक ही होता था, उसपे अलग अलग स्पिंडल होते थे, और एट ए टाइम 100 रोल्स बनते थे. तो आप ये सोचो कि हमारे इंडिया में एट ए टाइम एक पर्सन चरखा पे एक थ्रेड, एक रोल बनाता होगा, लेकिन इंग्लैंड में एक ही टाइम पे एक ही व्हील पे कितने रोल बनते होंगे? 100. तो काम कितना जल्दी होगा? जितना काम जल्दी होगा उतनी ही प्रोडक्शन ज्यादा होगा. तो इस तरह से स्पिनिंग जेनी बनने से इंग्लैंड में प्रोडक्शन की स्पीड और ज्यादा बढ़ी. और वो कॉटन कहाँ से यूज करते थे? कॉटन दे यूज दैट वाज फ्रॉम इंडिया. इंडिया की बेस्ट कॉटन जो थी उस टाइम पीरियड में, वो यूज करते थे.
हमारे इंडिया की कॉटन रॉ मटेरियल वहां पे यूज होती है, बेस्ट क्वालिटी। साथ ही ये तो जस्ट मैं आपको सारा बता रही हूँ कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन द यूरोपियन मार्केट, ठीक है। इसके बाद अच्छा ये तो आपको पता लगे कि थ्रेड कैसे बनता है। अच्छा, थ्रेड किस कलर का होता है, कॉटन किस कलर की होती है, व्हाइट। तो फर्स्ट जो रोल बनेगा वो किस कलर का होगा, व्हाइट। लेकिन आप तो अलग अलग कलर के कॉटन टेक्सटाइल में कपड़ा देखते हो, तो ये कैसे होता है, डाई। आपने कभी किसी पर्टिकुलर शॉप में दुपट्टा डाई करते हुए देखा है? कैसे डाई करते हैं, पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। कभी अगर आपने देखा होगा कि दुपट्टा जो है व्हाइट कलर का दुपट्टा है, उसको कलर गर्म पानी में थोड़ा सा कलर डाला जाता है, उसको डिप किया जाता है, फिर उसको ड्राई किया जाता है और उसके बाद उसका कलर आता है। सपोज कई बार अपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, मदर को, कि कलर प्रॉपर नहीं हुआ, उसको फिर क्या करते हैं, दोबारा से कलर जो है वो चेंज करवाते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेप था कॉटन का वो था डाइंग। अब डाई करने के लिए, ये तो मैं जैसे आपको दुपट्टे की बात बता रही हूँ, उसके लिए तो आप जस्ट एक पैन में पानी गर्म कर सकते हो। लेकिन जो बड़े बड़े थान को चेंज करना है, कलर चेंज करना है, आपकी शर्ट्स का कलर कुछ और है, पर्टिकुलर जो सपोज आपकी शर्ट का कलर कुछ और है, ठीक है, तो टेक्सटाइल का कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है। डाई करने के लिए क्या चाहिए, थान को कैसे कलर करेंगे, इसके लिए इंग्लैंड जो था, ब्रिटिशर्स बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने एक और इन्वेंशन की, दैट वाज स्टीम इंजन। स्टीम इंजन का मतलब पानी की स्टीम, पानी से स्टीम कैसे जनरेट की जाए। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है, नेक्स्ट लिखो, इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्कराइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम आपने याद रखना है, जिन्होंने इंग्लैंड में कॉटन टेक्सटाइल की स्पीड को और तेज कर दिया, रिचर्ड आर्कराइट। स्टीम इंजन की हेल्प से कॉटन टेक्सटाइल में पानी को इजीली गर्म किया गया, डाइंग का काम और स्पीड अप हुआ, और जितना स्पीड अप ज्यादा हुआ उतना ही टेक्सटाइल जो है उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हुई। तो इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन दैट लेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, रिचर्ड आर्कराइट, ईयर लिखो, ईयर 1786, 1786। और रिचर्ड आर्कराइट ने क्या किया, ही क्रिएटेड अ मिल, कॉटन मिल। सुना आपने कॉटन मिल का नाम? मिल क्या होती है, मिल एक ऐसा प्लेस होता है जिसमें सारा का सारा काम एक ही छत के नीचे होता है। वहीं पे लोग क्या करते हैं, कॉटन से थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड से क्या करते हैं, वीविंग करते हैं, वहीं से थान बनते हैं। पहले क्या होता था, अलग अलग एरियाज में अलग अलग काम होता था, लेकिन रिचर्ड आर्कराइट ने क्या किया, मिल सिस्टम लेकर आया इंग्लैंड में, बड़ी बड़ी मिल्स बननी शुरू हो गई इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में इस तरह से क्या आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन किसमें आई, फिर कॉटन टेक्सटाइल। अब याद रखो, इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन सी इंडस्ट्री में आई, कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल के मैंने 3 एग्जांपल आपको बताए हैं, क्या क्या बनी, स्पिनिंग जेनी, नंबर 2 स्टीम इंजन, नंबर 3 मिल सिस्टम, और जिसके कारण हमारे इंडिया की डिमांड कम हो गई। ठीक है बेटा, वन बाय वन, पहले वो उसने पहले